रहा है कि वास्तविक संख्याएं रियल नंबर चल रही हैं। मैंने कल बताया था कि रियल नंबर्स वो संख्याएं होती हैं, वो नंबर्स होती हैं जिनको हम जो रेखा है हमारा वास्तविक जो रेखा होती है, रियल नंबर्स की जो लाइन होती है उस पर हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, कल मैंने ये बताया था कि इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? गुणनखंड किसको बोलते हैं बताओ? एक होता है गुणनखंड, पता है क्या होता है गुणनखंड? और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंड। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर बोलते हैं उसको। ठीक है ना, रियल नंबर चैप्टर 1 है ये हमारा। इसको हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि 5, 6, 7 क्लासेस में खत्म कर दें। गुणनखंड किसको बोलते हैं? खंड और गुणन। गुणनखंड जैसे 30 का मैं करूंगा गुणनखंड, तो क्या कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं? ये गुणनखंड है, ठीक है ना, ये गुणनखंड है। और भी तरीके से गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये भी तो एक गुणनखंड हुआ 10 या 30, उसको तोड़ पा रहा हूं मैं, गुणनखंड। ठीक है ना, लेकिन एक बात और देखो, ये गुणनखंड है और मैं अगर अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करूंगा, अगर अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करूं तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये गुणनखंड तो है पर अभाज्य गुणनखंड क्यों नहीं है? अभाज्य। ये भाज्य है, 3 से भाज्य है, ये 2 से भाज्य है, ये भी 2 से भाज्य हो रहा है। तो ये गुणनखंड तो है, मैं मानता हूं, लेकिन ये अभाज्य गुणनखंड नहीं। क्यों? क्योंकि भाज्य हो जा रहा है, 3 से भाज्य हो जा रहा है, ये 2 से भाज्य हो जा रहा है। इसमें मतलब इसके और भी टुकड़े किए जा सकते हैं, 3 गुणा 5, 2 गुणा 3, 2 गुणा 5, और भी टुकड़े या गुणनखंड किए जा सकते हैं उसके। तो ये पूरी तरीके से गुणनखंड नहीं हो पाया है, तो वो अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अभाज्य गुणनखंड के लिए अगर मैं 30 को लेता हूं तो अभाज्य के लिए ऐसा होगा 2 गुणा 3 गुणा 5। इसमें कोई ऐसा है जिसको और भी मैं ब्रेक कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं? नहीं। तो इस गुणनखंड को क्या बोलेंगे? अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है क्या? अभाज्य गुणनखंड को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? कल मैंने बताया था भाज्य और अभाज्य के बीच में अंतर। मैंने बताया था कि 16 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 16 2 4 से भी कट जाएगा, 4 चौके 16 होता है, 8 से भी कट जाएगा, 8 दूनी 16 होता है। लेकिन 13 एक अभाज्य संख्या है। 13 क्या है? क्योंकि 13 को और कोई भाज्य नहीं कर रहा है सिवाय 1 के और 13 के। बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं आ रही है जिसको भाज्य नहीं कर सके। 16 क्या है? 16 का 1 से विभाग कर सकते हो, 16 एकम 16, और 2 से भी जा सकता है, कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, 8 से भी कट सकता है। तो ये अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है और 16 एक भाज्य संख्या है। तो हम गुणनखंड किसका कर पाएंगे? एक भाज्य संख्या का गुणनखंड कर रहा हूं मैं, तो 30 का क्या हो गया? 3 दूनी 6, 6 बार 30, ये गुणनखंड हो गया है, कई भागों में कट गया, 2 3 5। और ये अभाज्य भी है, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर्स बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। और गुणनखंड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश भी जानो है ना। प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ आ रही बात? चलो कुछ क्वेश्चन करो जरा। प्राइम फैक्टराइजेशन करो 28 का, 28 के बाद आप करो 100 का कर दो, इसके बाद करो 256 में 250 कर दो। 3 क्वेश्चन हैं, इसको आप सब करें। अगर
अगर 28 का मैं करना चाहूंगा तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, तो 28 का, तो 28 का क्या होगा? अगर 28 का क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 7। ये मैंने क्या किया है कि 28 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड निकाला है। ठीक है, जितना छोटा से छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं उस संख्या के मल्टीप्लाई में, इसको हम करेंगे। 100 का कैसे करूँ बता? 2 से करूंगा तो 50, 100 का 10 है ना, फिर 2 25, 5 से जाएगा ना, बात समझ आ गई? तो अगर मैं बोलूं कि 100 का मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 5 × 5 है कि नहीं? yes, अब मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोल रहा हूँ कि और भी ब्रेक नहीं हो सकता, ये भी एक प्राइम है, अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, सब कोई अभाज्य है। ठीक है ना? इसमें इसी तरीके से 250 का औसत क्या होगा? 2 से करा तो क्या होगा? 125, फिर 5 से करने में क्या आएगा? 25 का क्या हो जाएगा? 25 क्या हो जाएगा? 2 × 5 × 5 × 5 यानी 250 इक्वल टू क्या आया? 2 × 5 × 5 × 5। यह है प्राइम फैक्टराइजेशन। नोट करते चलो, फेयर लिखते रहना, ठीक है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना? ठीक है, नोट कर लिया सबने? सभी के पास मैथ्स है ना? यहाँ पे आज बच्चे काफी आए हुए हैं, ठीक है? और ज़्यादा बच्चे आए तो सीट की दिक्कत हो सकती है। बच्चे कितने हैं आपकी क्लास में? 50। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, एक हेडिंग डालिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, जरा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये क्या कहता है? पढ़ जाओ। ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले
गुणनखंडों के आने वाले क्रम में, क्रम के बिना, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। लिख लिया? अद्वितीय होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ बताओ? कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल में लिख सकते हैं, बस इतना ही कह रहा है। ठीक है। 30 क्या है? एक भाज्य संख्या है कि नहीं है? 30 नहीं लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। अच्छा, उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, उसका क्रम बदल दूँ तो क्या? यस सर। तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय यह कहता है कि कोई भाज्य संख्या है, जैसे कि 30, क्योंकि भाज्य है, उसको भाग कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 10 दिए 30, 10 से भी भाग कर सकते हैं। अगर उसको भाग कर सकते हैं तो हम उसको इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड के उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 30 को लिख पाए 2 3 5, 5 3 2, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 × 5 × 3 लिख सकते हैं। पर ये बोल रहा है कि अगर क्रम को मैं नजरअंदाज कर दूं, मैं क्रम को नजरअंदाज कर दूं, 2 3 5 तो 5 3 2, 2 3, अगर क्रम को मैं नजरअंदाज कर दूं तो ये वही सारे मुझे नंबर्स मिलेंगे, यानी ये उसके जो फैक्टर्स हैं वो यूनिक होंगे, जो गुणनखंड है वो यूनिक होंगे। तो कौन कौन से हैं? 2 3 5, उसके अलावा और कोई नहीं मिलेगा कि 7 आ गया बीच में, नहीं, 2 3 5 ही मिलेंगे बार बार, ठीक है ना। तो अगर कोई अभाज्य संख्या है, तो कोई भाज्य संख्या है जैसे कि 30, तो उसको मैं उसे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। इसमें यही लिखा हुआ है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। और अगर इसका क्रम में ध्यान में ना रखूं तो वो यूनिक है, मतलब 2 3 5 ही आएगा, वही उसका गुणनफल होगा, 2 3 5 वही उसके गुणनखंड निकल के आएंगे। ऐसा ही नहीं होगा कि 2 3 7 आ जाएगा कभी, नहीं, 2 3 5 वो यूनिक होगा, अकेला होगा। मेरे शकल के दिखने वाला व्यक्ति कितने दुनिया में, एक ही हूँ मैं ही, है ना, वो यूनिक हूँ मैं। इसी तरीके से इसको गुणनखंड करेंगे तो जो शकल आएगी यहाँ पे 2 3 5 वो यूनिक होगा, 2 3 5 ही आएंगे और कोई नहीं आ सकता, ठीक है ना। ठीक है, लिख लिया था वो, तुमने लिखवा था बोल के। उसके बाद ये 2 उदाहरण लिखो, फिर से लिखो 30 वाला लिखना, 30 वाला कि क्रम बदलने में भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट कर लिया आपने, ठीक है ना। और कुछ समझना है तो बताओ। अब जैसे मान लो कि 35 है तो कैसे ब्रेक होगा, ठीक है ना। अगर ये अभाज्य है, ये अभाज्य है ना, ये 5 किसी और से तो कटता है नहीं, ना 2 से कटता है ना 3 से कटता है, केवल खुद से कट पाता है 5 से 5। 7 का भी वही हाल है कि हम तो कटेंगे, मैं तो अभाज्य हूँ, मतलब मैं तो बाहुबली हूँ, मैं किसी से कटूंगा नहीं, ठीक है ना, वो यही हाल है इसका। तो अगर एक भाज्य संख्या थी, अगर मैं उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड में लिख रहा हूँ, मैं अगर अभाज्य संख्याओं के मैं अगर गुणनखंड करके लिख रहा हूँ तो वही दोनों आएंगे, मिलेंगे, यही तो मिलेंगे, बाकी कोई नहीं मिलेगा। आप ज़्यादा ये कर सकते हो कि 7 × 5 कर लो तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, 2 3 6 भी होता है,
तो 3 दूनी भी 6 ही तो होता है। तो उसके क्रम से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो फंडामेंटल है कि अगर मैं उसको फैक्टराइज करूंगा, अगर मैं उसको फैक्टराइज करूंगा, गुणनखंड करूंगा, तो यही दोनों अभाज्य संख्याएं मिलेंगी मुझे, बस ये था। अगला लिखो, हेडिंग डालो। अभाज्य गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसव व मॉसव निकालना, ठीक है ना? लॉसव और मॉसव, ये निकालना सीखेंगे। एलसीएम निकालने आता है? यस सर। आप सबको एलसीएम निकालने आता होगा, एलसीएम निकालने आता है, ठीक है? पर यहाँ पे बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है मुझे, ठीक है? मैं कैसे निकालूंगा? छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पहले, ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल ले लेंगे। बता, संख्या देखो, संख्या 6,72 और 120। का क्वेश्चन लिखो इसको। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसव और मॉसव निकालिए। मॉसव याद कीजिए, क्वेश्चन है, प्रश्न है। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ, लॉसव और मॉसव निकालिए। कौन निकालेगा इसको? ठीक है ना? निकाल पाएगा कोई? इस विधि से, इस विधि से जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, क्या था? 6, 72 और 120 था ना? तो 6 को लिख सकता हूँ मैं, और 72 को देखने का 72 को 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, ठीक है ना? कैसे लिख सकते हैं? 2 कितने बार आया? 3 बार। 3 कितने बार आया? 2 बार। और बताओ 26 को कैसे लिख सकते हैं? 2, 60, 2, 2, 4, 30, 2, 30, 2, 15, 3, 5, 6, ठीक है ना? तो 2 कितने बार आया? 3 बार। 3 एक बार, 5 एक बार। बस मैंने क्या किया इसको? अभाज्य गुणनखंड कर दिया सभी का, ठीक है ना? और तो एक बार तो लॉसव क्या आएगा? इसका एचसीएफ है, एचसीएफ हम किसी बोल का मॉसव देखो।
बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम को क्या बोलते हैं? लोवेस्ट कॉमन LCM मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना? तो HCF का क्या आएगा बताओ? 6। क्यों आएगा बताओ? क्योंकि कॉमन लेंगे सर। हाँ, तीनों में कॉमन 2 भी है और 3 भी है। 2 कॉमन है, सबसे लोवेस्ट का क्या होगा? लोवेस्ट कौन सा है 2 में से? 2 हाँ, 3 का क्या? यहाँ पे 3 पे घात 1 है, 3 पे घात 2 है, यहाँ पे 3 पे घात 1 है, तो ये वाला नहीं ले सकते क्या? 3 पे घात 2 ले सकते हैं? तीनों में मैं 3 पे घात 1 ही लूंगा, सबसे कम वाला घात। यहाँ भी 3 था, यहाँ पे 1 था घात, तो मैंने क्या किया है, सबसे लोवेस्ट जो उसके पावर था 2 पे, वही मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो HCF क्या आ जाएगा? 6। HCF आ जाएगा 6। बात समझ आ रही है? बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है क्योंकि बच्चे जो है दूर से बैठे होते हैं, वहाँ पे उसमें दिखता है। अब बताओ, इसमें मैं अब मैं इसका एलसीएम निकालने के जाऊंगा, तो बताओ सर पहले कॉमन वाला और जो है इसमें कॉमन की कोई मतलब वो आवश्यकता नहीं है। सबकी थोड़ा हो जाता है, ठीक है। एक बार सबके रख लेंगे। अच्छा एक बात और बताओ, अगर यहाँ पे 2 नहीं रहता तो क्या होगा? तो 2 वाला लेते नहीं हम, समझ आ रहा? अगर सपोज है, मान लीजिए, मान लो यहाँ पे 2 नहीं आता है, 2 नहीं रहता, तो क्या रहता है यहाँ पे? यहाँ पे क्या रहता है? 2 पे 0 होगा ना, मतलब 2 पे कुछ नहीं रहता। अगर वहाँ पे ये नहीं रहता तो मैं 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 0, तब मैं सबसे लीस्ट यही रहता, तो मैं उसको वही लिखता। तब यहाँ पे 2 नहीं आता, 2 पे पावर 0 रहता, तब उसका एक्सेस क्या होता? केवल 3 आता था। बात समझो, समझ लो मेरी बात को, क्योंकि ये सब में था इसलिए मैं लिया था। यहाँ पे कोई वो नहीं है, ठीक है ना? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 2 पे कितना आएगा? 3। 2 पे 3 आया ना, और 2 पे 3 आया ना, सबसे हाईएस्ट लेंगे एलसीएम में, सबसे हाईएस्ट पावर लेंगे। 3 पे क्या है? यहाँ पे सबसे हाईएस्ट, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या ले लेंगे? 3 पे 2, 3 पे 2। और बताओ यहाँ पे और क्या लेंगे? सबसे हाईएस्ट पावर है ना, अगर 5 नहीं है, यहाँ पे 5 पे पावर 0 है, 5 नहीं क्या है? 5 पे पावर 0 है। यहाँ पे 5 की पावर 1 था, यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख दिया मैंने, क्योंकि 5 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो 3 × 1 = 3, कोई दिक्कत थोड़ी ना वहाँ पे। इसमें 1 से गुणा करने में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। 5 की पावर 2 सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा? 5। तो कितना आया? 8 × 9 × 5, ठीक है? 360। कितना आएगा उत्तर? 360। HCF निकालने के लिए जो भी टर्म मुझे मिल रहे हैं, सब में हम देखेंगे सबसे कम वाला कौन सा है, और एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे कि 2 वाले में सबसे ज्यादा कौन था? सबसे ज्यादा यही वाले थे 3, तो एक बार लिख लिया। 2 पे 3, यहाँ पे 3 पे 1 था, 3 पे 2 है, मिल गया 3 पे 2, बात खत्म। यहाँ पे 3 पे 3 नहीं है ना, 3 पे कम है, 3 पे 2 वाला सबसे ज्यादा लिख लिया मैंने, ठीक है? फिर 5 वाला, 5 पे 1 सबसे ज्यादा है यहाँ पे, बाकी तो कोई है ही नहीं, 5 था ही नहीं, तो मैंने 5 पे 1 लिख दिया। बात खत्म, नोट डाउन कर लो इसको। कुछ क्वेश्चन और भी करा दूंगा इसके, कुछ क्वेश्चन मैं और भी करा दूंगा। नोट कर लिया? नोट कर लिया? चलो इसी विधि से 12, 15 और 21 एलसीएम
निकालो, एलसीएम निकालो, चलो निकालो सब लोग, चलो उससे ट्राई करें। इसी विधि से निकालना है। अब आप देखिए इसमें 12 है ना, 12 दो के 12 क्या लिख सकता हूँ, 12 का भाज्य जोड़ना कैसे होगा, तो 12 को क्या लिख दिया मैंने, 2 कितनी बार आया, 2 बार पूरा 3 है ना। अच्छा 15 का क्या लिख दूंगा मैं, अच्छा 21 का क्या लिख सकता हूँ मैं, अब एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो फटाफट। गर्मी लगी है ना, हाँ गर्मी लग रही है क्या, एसी लगी हुई है पर कल चल जाएगा एसी, एसी चलेगा तो गर्मी नहीं लगेगी, उधर एसी लगा हुआ है। सर एलसीएम 420, एलसीएम 3। हाँ देखो पहले एलसीएम निकालता हूँ, ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, मुझे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, देखना ध्यान से, मुझे क्या दिख रहा है, 2 में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सॉरी लोवेस्ट, 2 का क्या होगा, 2 में क्या लिखूं मैं, हाँ 0, 2 यहाँ पे है पर 2 यहाँ पे है ही नहीं ना, नहीं होने का मतलब क्या होगा, मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ 2 पे 0, यहाँ पे लिखा हुआ 2 पे 0, अब बताओ 2 पे 0, 2 पे 0 और 2 पे 2, सबसे कम कौन सा है, 2 पे 0 ही तो है। अच्छा इसका 5 क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 गुणा कुछ भी लिख सकता हूँ, 7 पे 0 लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 गुणा 1 होता है, अगर मेरे पास 5 था तो क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 5 गुणा 1 कुछ भी लिख दो, कोई भी लिख दो, 7 पे 0 या 8 पे 0 कुछ भी लिख दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आएगा समझ में। तो यहाँ 2 का टर्म नहीं था इसलिए मैंने 2 पे 0 लिख दिया, 2 पे 0, यहाँ पे 2 पे 0 हो गया। अब बताओ 3 सबके पास है क्या, सबसे कम वाला कौन सा है, अब एक ही है। अब बताओ 5 पे क्या लिख सकता हूँ, 0 कुछ सबके पास नहीं है ना, फिर कितना है, 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1, क्या आएगा, कितना आया, एलसीएम कितना आया, 3, एलसीएम कितना आएगा, 420। देखो कैसे, 2 पे पावर 2 सबसे हाईएस्ट, 3 पे पावर सबसे हाईएस्ट देखना चाहिए, फिर 5 पे 1, 7 पे 1, कितना आएगा, 420। कितना हो जाएगा,